नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है MP का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। लोकसभा की रणनीति और संभावित नाम पर मंथन किया गया है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक अब शुरू हो गई है, जिसमें CM मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला, तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय भी इस बैठक में शामिल हैं। चुनाव अभियान पर इस पे चर्चा होगी। ब्रजेश जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रायशुमारी की जा रही है ब्रजेश, और संभावित एक सीटों पर 3-3 नामों का पैनल भी बनाया जा रहा है। चुनाव समिति की जो बैठक होगी इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए अभी कोर कमेटी की बैठक खत्म हुई है। लगभग 40 मिनट तक बीजेपी ने जो है वो नामों पर मंथन किया है, पैनल पर मंथन किया है। एक सूचीबद्ध तरीके से कि फर्स्ट रैंक किसको दी जाए, पहले नंबर पे कौन रहेगा पैनल में, दूसरे नंबर पर कौन रहेगा और तीसरे पर कौन रहेगा, ऐसे संभावित नामों पर चर्चा की है। अपनी अपनी राय यहाँ पर तमाम जो कोर कमेटी के सदस्य थे उन्होंने यहाँ पर दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअली इस बैठक में जुड़े हुए थे। और इसके बाद अब जो बैठक शुरू हुई है लगभग 40 मिनट बाद, ये चुनाव समिति की बैठक है और इसमें पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा कि चुनाव का जो पूरा मैनेजमेंट है वो किस तरीके से किया जाएगा, चुनाव प्रचार की रणनीति क्या होगी, बड़े आयोजन कब से शुरू होंगे और किस रूप में होंगे, कितने बड़े होंगे, इन तमाम चीजों पर चर्चा लगातार की जा रही है। कुछ कार्यक्रम जो है मार्च के महीने के वो कोर कमेटी की बैठक से क्या कुछ निकल कर सामने आया है ब्रजेश? कोई अंदर की जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए नामों का पैनल कुछ सीटों पर जहां सीटें क्लियर हैं, लगभग ऐसी 15 सीटें बताई जा रही हैं 29 में से, जहां लगभग टिकट तय पार्टी ने किए हैं। इन पर लगभग फाइनल जो है वो अपनी अपनी राय यहाँ नेताओं ने दी है और उसके हिसाब से रैंकिंग करके लिस्ट पर पहुंचाई जाएगी। और नए चेहरों पर दांव खेलने की तैयारी में है बीजेपी? बिल्कुल, देखिए जो बाकी की सीटें हैं, जैसे मैंने बताया 29 में से 15 सीट लगभग बीजेपी क्लियर कर चुकी है। 14 सीटों पर जहां पर नए लोगों को टिकट देना है या टिकट काटे जाने हैं वर्तमान विधायकों के, माफी चाहूंगा सांसदों के, उन पर पैनल चल रहा है और उन पर लगातार चिंतन मंथन चल रहा है। नए चेहरों की तलाश यहाँ पर की जा रही है और यही वजह है कि अभी कई दौर की बैठकें और होंगी उनका नाम फाइनल करने के लिए। दिग्गजों की सीटें बदली जा सकती हैं, ऐसी भी खबरें मिल पा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे कई दिग्गज हैं जो जिनकी सीटें बदली जा सकती हैं, क्योंकि सर्वे जो पार्टी ने कराया है चुनाव से पहले उसमें ये बात सामने आई है कि कुछ ऐसे दिग्गज हैं जिनका सीट बदलना ठीक रहेगा। कुछ दिग्गजों की सीट पर वोट प्रतिशत कम हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ये मान के चल रही है कि 29 की 29 सीटें जीतेगी, लेकिन हर सीट हर बूथ पर 370 मतदान ज्यादा करने का लक्ष्य है और ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत पाने का लक्ष्य है। ऐसे में किस नेता को कौन सी सीट से उतारा जाए जिससे प्रतिशत बढ़ाया जा सके, इस पर अब पार्टी के ध्यान है। संभावनाओं के आधार पर अब प्रत्याशी तय किए जाएंगे और उसके आधार पर हो सकता है कि सीटों का बदलाव भी हो। ब्रजेश, आप नजर बना के रखें इस बैठक पर, आगे भी आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। तो एक तरफ जहां रणनीति बनाई जा रही भोपाल में, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों समंदर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के दर्शन किए थे। इसके बाद MP के लोग भी इस पवित्र स्थान के दर्शन की मांग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता PC शर्मा ने यह मांग की है कि MP सरकार श्रद्धालुओं को द्वारका के दर्शन कराए। उन्होंने द्वारका को तीर्थ दर्शन योजना में जोड़ने की मांग भी की है और बीजेपी ने इस मांग को समर्थन भी दिया है। बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जब कांग्रेस मांग करती है, विपक्षी दल मांग करते हैं और बीजेपी इसका समर्थन करे या सत्तारूढ़ पार्टी इसका समर्थन करे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। पुरानी द्वारका भगवान कृष्ण के जमाने में, भगवान कृष्ण दुनिया उनका अवतार लेकर वो जब ब्रह्मलोक में गए तो वो समुद्र में डूब गई, तो उसके दर्शन करके आए। तो ये दर्शन आम जनता को भी करना चाहिए। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जो हमारा मूल मंत्र है भगवान कृष्ण के बारे में, और अगर अवसर प्राप्त होता है इस पे भी संभावनाएं टटोली जाएंगी। और द्वारिका के अंदर अगर स्कूबा डाइविंग या जल के अंदर जाकर के जो प्राचीनतम नगरी हमारी द्वारिका है उसके भी दर्शन कराने का बारे में सरकार विचार करेगी। तो तीर्थ दर्शन यात्रा योजना में द्वारका को भी जोड़ने की कोशिशें मांग की जा रही हैं। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को एक दिवसीय मुरैना दौरे पर रहे। हेलीपैड पर कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला और एंदल सिंह कंसाना ने उनका स्वागत किया। इसके बाद CM भजनलाल शर्मा
करह धाम आश्रम पहुंचकर पाटिया वाले महाराज जी के दर्शन उन्होंने किए। उन्होंने महंत बाई महाराज से भी मुलाकात की। सीएम भजनलाल के इस दौरे को लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि करह धाम आश्रम गुर्जर समाज के साथ साथ अन्य समाज की आस्था का केंद्र भी माना जाता है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत की। मीडिया से बातचीत में कहा कि मोदी सरकार सनातन धर्म को बढ़ावा दे रही है। देश के अंदर सबसे ज्यादा सनातनी इस वक्त मौजूद हैं। हजारों साल तक इस देश में कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए, उन्होंने हमारी संस्कृति को मिटाने का काम किया। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं और हमारे सांस्कृतिक केंद्रों का उत्थान भी कर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के तहत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षक और कर्मचारियों को 6वें वेतनमान का लाभ मिलेगा। यह फैसला लिया गया। 1 जनवरी 2006 से यह लाभ दिया जाएगा। 1 जनवरी 2006 के जो लाभार्थी हैं उसके बाद तक उसके उन्हें लाभ मिलेगा। प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग बनाए जाने के सेटअप को भी मंजूरी मिली है। बैठक में सीएम ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे जल्द कराने के निर्देश कलेक्टर को दिए हैं। साथ ही मीटिंग में मंत्रियों को मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी मिले। कैबिनेट में हुए फैसलों के बारे में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी दी। कहा कि प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत प्रदेश के 6 बड़े शहरों में ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर और सागर में 552 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जानी हैं। प्रदेश में निजी ऑपरेटर के सहयोग से हवाई सेवाओं के संचालन का पर्यटन विभाग का प्रस्ताव भी मंजूर हो गया है। प्रदेश में 20 सीटर तक के डबल इंजन के विमान चलाए जाएंगे। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित किए जाने हेतु आयोग का गठन होगा। अशासकीय संस्थाओं के शिक्षक और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से 6वें वेतनमान का लाभ देने एवं कल हुए ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से होने वाली फसल हानि का सर्वे हेतु समस्त जिले के कलेक्टरों को निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना की शुरुआत हो रही है। तो मोहन कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कार्यों का समावेश लघु मध्यम उद्योग के तहत होगा। इसके अलावा सिंचाई बढ़ाने के लिए 4167 करोड़ रुपए की राशि भी इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। मध्य प्रदेश में नई सरकार बने 2 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक जिलों को प्रभारी मंत्री नहीं मिले हैं। विभाग मिलने के बाद से ही मंत्री जिलों के प्रभार के लिए प्रयासरत हैं। किसी भी मंत्री को किसी भी जिले का प्रभार नहीं सौंपा गया है। हालांकि कद्दावर मंत्रियों के नाम बड़े जिलों के प्रभार के लिए चर्चा में जरूर बने हैं, लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसी को निर्देश नहीं दिए। माना जा रहा है कि इन्हीं में से 1 से अधिक जिलों के प्रभार दिए जाएंगे, जिनमें उनके गृह जिले शामिल नहीं होंगे। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले जिलों का प्रभार मिलने की उम्मीद पाले बैठे मंत्रियों को फिलहाल और इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस अब इस पर सवाल उठा रही है। न जिला प्रभारियों के प्रभार बटे हैं। कहा गया था कि मंत्री गण रात में गाँव में सोएंगे। अभी बंगले नहीं मिल पा रहे हैं बेचारों को, तो गांव में कहाँ सोएंगे जब बंगले में नहीं सो पा रहे हैं। सुशासन की दृष्टि से, विकास को गति देने की दृष्टि से जो जहां जैसा रुख लेना होता है, निर्णय करना होता है, व्यवहार करना होता है, करते हैं, कर रहे हैं। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो अपरिहार्य है और उसको संपादित नहीं किया है, क्रियान्वित नहीं किया, ऐसा नहीं है। जब जैसा जो जरूरी होगा वो करेंगे। हटा जनपद पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं मिलने से पूर्व मंत्री कुसमरिया नाराज हो गए। उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगा दी। दरअसल जनपद पंचायत की आजीविका मिशन कार्यालय में ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया आमंत्रण पत्र नहीं मिलने पर और फ्लैक्स में नाम नहीं होने पर भड़क गए। उन्होंने मंच से नाराजगी जताते हुए कहा कि सीईओ और कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। कुसमरिया ने कहा कि वे कार्यक्रम में विधायक के कहने पर गए थे। कार्यक्रम में जाने के बाद उन्हें आमंत्रण नहीं मिलने के बारे में पता चला, इसीलिए सबसे बड़ी गलती उन्होंने अपनी ही मानी, जो बिना बुलाए कार्यक्रम में शामिल हो गए।
को कौन किसने आमंत्रण बनाया? कायदा से हमें जाना नहीं चाहिए था, या हमें सूचना नहीं थी, हमारा आमंत्रण नहीं था तो हमें जाना नहीं था, लेकिन विधायक की रिक्वेस्ट पर हम चले गए। तो जो वहाँ अधिकारी थे उनने कोई रिस्पांस नहीं किया, इसलिए हमने थोड़ा सा कहा। बड़वानी के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने 2 साल के बच्चे की जान ले ली। दरअसल बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, जिसे कुत्ता उठाकर ईंट भट्टों की तरफ ले गया और नोच कर उसकी हत्या कर दी। कुत्ते की काटने की जानकारी मिलते ही बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। बता दें कि करीब 8 दिन पहले ही आवारा कुत्तों ने एक बच्चे को और काट लिया था। इधर इस घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। करीब 8 पार्षदों ने धरना प्रदर्शन किया और आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों की मांग पर सीएमओ ने कहा है कि एनजीओ और डॉग्स प्रेमियों की वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही। चलिए, नगर पालिका परिषद टोटल फेल। अगर विकास कार्य नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, ये जो रूटीन के काम है ये भी नहीं करेगी क्या? नगर पालिका अगर रूटीन के काम भी नहीं कर रही है तो धिक्कार ऐसी नगर पालिका पे। लोग पब्लिक जो एनजीओ वाले हैं वो हमारे सामने खड़े हो जाते कि ये कुत्ते प्रेमी जो रहते हैं, बोले इनको डॉग को नहीं पकड़े जाए, और हमारी थाने में रिपोर्ट तक दर्ज हुई है। उसके बावजूद भी हम लोगों को आज भी सीएम हेल्पलाइन है, कर्मचारी कॉलोनी में हम लोग कुत्ते पकड़ रहे हैं। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां पर पूर्व डीजीपी की नातिन अक्षया हत्याकांड में चश्मदीद गवाह उसकी सहेली की मां करुणा शर्मा पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की है, जिसमें वो बाल बाल बच गई। स्कूल में पढ़ाने जाने के दौरान 12 बीघा इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने उन पर फायरिंग की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। तब तक हमलावरों के बारे में अब तक कोई सुराग मिला नहीं है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस वारदात को लेकर हत्या के फरार आरोपियों पर भी शक जताया जा रहा है। बता दें कि बीते साल 10 जुलाई को इस वारदात में हमलावर गवाह करुणा शर्मा की बेटी को मारने आए थे, लेकिन गलतफहमी में अक्षय का मर्डर हो गया। अभी हमारी इतनी मांग है कि कम से कम वो घर से बाहर निकलती हैं या फिर जो है तो उनको एक सिक्योरिटी दिलवाई जाए, या उनको कोई जब तक ये बयान नहीं हो जाते, जब तक ये सब कुछ नहीं हो जाता, और हम कब तक झेलेंगे, परिवार कब तक झेलेगा। गोली चली है, उसका खोखा हमको स्पॉट में मिला है। अभी हम हर मामले में जांच कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे मामले में उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।